नमस्कार मित्रों, कणाद परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पहले से हमारी जो इंटरव्यू की श्रृंखला चल रही है, इस बार भी परीक्षा हुई थी आपकी, जून वाला एग्जाम हुआ था आपका 2023 का। तो उसमें भी कणाद परिवार की तरफ से कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका सबका एक अपना अनुभव होता ही है कि किसी के कोई मजबूत पार्ट है, कोई कमज़ोर पार्ट है, तो सबकी एक रुचि रहती है कि हम उनके कैसे कैसे तैयारी की, कैसे जीवन में उनके जो कठिन परिस्थितियाँ आई उनको कैसे ओवरकम किया। तो उन सबको जाने, और जानने का प्रयोजन भी यही रहता है कि और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक लाभ मिल सके, किसी को कोई मोटिवेशन मिल सकता है, किसी को टेक्निक मिल सकती है पढ़ने की। तो उन सब पार्ट को देखते हुए आज हम ये इंटरव्यू वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रवि जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ उनको कि इस बार की परीक्षा में उन्होंने जेआरएफ उत्तीर्ण किया है। तो सबसे पहले हमारे जो श्रोता हैं, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और योग की फील्ड में कैसे कैसे आपका आना हुआ। ठीक, धन्यवाद सर। मित्रों, मेरा नाम रवि है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो धौलपुर से हुई थी और उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो जयपुर से किया था, वो बीएससी आईटी में जी। और उसके बाद मेरा योग से कोई रिश्ता नहीं था। उसके अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने घर पे होम डिस्ट्रिक्ट पे वापस आया क्योंकि मेरे फादर को मेरी ज़रूरत थी और मेरे फादर एक जनरल स्टोर की शॉप चलाते हैं और मैंने अपने फादर के साथ ही काम करना अच्छा समझा और मैं वापस अपने घर आया क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी। और लगातार हम 4-5 साल 2013 से लेकर 2019 तक मैंने अपने फादर के साथ ही दुकान पे कार्य किया। तत्पश्चात मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम अशोक है, उसने बताया कि योग कुछ चीज़ है। जैसा उससे पहले आपको योग के बारे में नहीं पता था? नहीं, उससे पहले मुझे इतना ही पता था कि योग कुछ आसन प्राणायाम है, मतलब जो बाबा रामदेव जी का जो प्रचार था उतना आपको पता था, लेकिन एक एकेडमिक रूप से भी योग एक विषय वैसा नहीं पता। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरी शादी हो चुकी थी, जो मेरी वाइफ थी वो कपालभाति और ये सब कुछ करती थी। तो मैं उनसे बोलता था ये क्या है, ये पेट अंदर बाहर, ये क्या चीज़ है। तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। मैं सोचता था कि चलो ठीक है, कुछ आसन और प्राणायाम है, बस इतना ही योग है कंप्लीट। मेरे फ्रेंड ने बताया कि डिप्लोमा कोर्स हो रहे हैं योग में जी। तो उसने बोला एक बार करके देख लो और साथ में कुछ किताबें दी उसने मुझे पढ़ने के लिए जी। तो मुझे अच्छा लगा वो पढ़ के और मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। कहाँ से लिया आपने डिप्लोमा? सर, मैंने वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी है कोटा में वहाँ से मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया ओपन से जी। और साथ में मैंने कुछ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की योगा की और साथ में कुछ स्वाध्याय किया, कुछ किताबें पढ़ी जी। और धीरे धीरे मेरा जो अनुभव है योग के प्रति जागरूक होता गया। फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि योग में बहुत आगे तक जाया जा सकता है जी। योग एक जो विषय है बहुत विशाल विषय है जो मुझे नहीं पता था जी। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही मैं आगे बढ़ा और मैं अपने जो डिप्लोमा करके मैंने एक टीटीसी प्रोग्राम किया था जी। जो कि मुंबई में था जी, द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई से जी। और वहाँ पर मुझे पता चला कि योग मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं है जी। इसमें कुछ दर्शन भी हैं, कुछ हठ योग के ग्रंथ हैं, कुछ एनाटॉमी है, ये मुझे उपनिषद है, ये मुझे वहाँ पर सब पता चला जी। और वहीं से मेरी रुचि योग में आई। तो फिर एमए करने का पार्ट कब आपने डिसाइड किया? सर, वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बनी मासूम जी। और वहाँ से ही हम दोनों साथ में कार्य करते रहे। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया जी। उसके जरिए से ही मैंने मास्टर्स यहाँ पर एडमिशन लिया सत्व योगा पीठ में जी, ऋषिकेश में जी। और मैंने मास्टर्स यहाँ पर एडमिशन लिया। 2 साल मैंने यहाँ पर मास्टर्स करी जी। और उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे मास्टर्स में ये पता चला कि नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिससे आप योग में और आगे कर सकते हैं, मतलब प्रोफेसर आदि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में। तब आपको ऐसी रुचि बनी, आपने डिसाइड किया कि अब नेट की तैयारी करनी चाहिए? किस वर्ष से आपने ऐसा किया? सर, ये मेरा 4th सेमेस्टर हो चुका था जी।
क्योंकि मेरा 4th सेमेस्टर पिछले साल ही हुआ है, क्योंकि जी। मैंने योग में एडमिशन ही 30 साल के बाद ही हाँ जी। मैंने स्टार्ट किया। जी तो अभी मेरा 2022 में लास्ट सेमेस्टर था, जी जुलाई में। जी उसके बाद ही मुझे ये पता चला कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, जी लेकिन मैंने कोर्स नहीं लिया था। जब जी मैं सेल्फ स्टडी करता था, कुछ कुछ पढ़ता था, लेकिन इतना अच्छे से डेडिकेशन डेडिकेशन नहीं दे पाया। पूरा नहीं था। तो उसके बाद जब आप कणाद परिवार से जुड़े, उसके बाद आपने पूरी तैयारी करनी शुरू की। बिल्कुल सर। तो उस तैयारी के संदर्भ में हम जाने, ये तो अपना परिचय बताया कि कैसे कैसे आपने अपनी पढ़ाई शुरू की उसमें। तो जैसा हमें पता है कि 2 पेपर आपके होते हैं, योग और फर्स्ट पेपर। तो उसकी तैयारी के संदर्भ में थोड़ा सा आप बताएं, पहले योग पेपर के संदर्भ में कि किस किस तरह से आपने तैयारी की, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके अपनाता है। कुछ पहले की भी इंटरव्यूज रहे हैं, एक सौरभ जी का रहा था, तो वो रिवीजन के लिए कहते थे मैंने किसी को पैसे देकर रख रखा था कि आप मेरे से प्रश्न पूछो और मैं आपको उत्तर दूंगा। ऐसे कुछ हो सकता है कि अलग स्ट्रेटेजी आपने भी बनाई हो या कुछ और भी नॉर्मल पार्ट हो। तो आप बताएं कि योग के पेपर की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी रही। तो सर मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑनलाइन ही सर किया था सर। जी। मैं ऑफलाइन नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं वहाँ पर काम ही करता था, जी मैं टीचिंग करता था, मैं पर्सनल क्लासेस भी लेता था। तो मैंने ऑनलाइन ही प्रेफर किया, जी। मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया। जी और सेकंड पेपर के विषय में बताना चाहूँगा कि योग जो कि पेपर है, उसके लिए मैंने कनाद के नोट्स ही प्रेफर किया। जी जो गुरुजी ने पढ़ाया मैंने वही पढ़ा। आपने जो जो पढ़ाते गए और मैं वो सुनता गया और साथ में नोट्स बनाता गया। जी पहली चीज़ मैंने ये की, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ शॉर्ट नोट्स मैंने उसके बनाता गया। मैं जी बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही छोटे छोटे नोट्स मैंने उसके बनाए। मुझे नहीं लगता कि वो नोट्स किसी और के समझ में आ पाएंगे, क्योंकि इतने वो शॉर्ट थे, सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ जब वो समझ में हाँ। आते तो हैं। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बताया। बिल्कुल। तो कुछ आप बता सकते हैं कोई सब्जेक्ट लेके कि थोड़ा सा पार्ट कि इस तरह से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। सर जैसे कि योग दर्शन में ही ले लीजिए सर। जी तो योग दर्शन में मैंने जो जो मेन सूत्र है सर, जी उनके सर एक तो मैंने उनको डिवाइड कर लिया। ठीक है। जैसे कि एक सूत्र है मुदिता, वो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा। तो सर मैंने उसका 1 वर्ड ले लिए सर। जी और उसमें मैंने अंदर सिर्फ इतना ही लिखा कि मुदिता, प्रसन्नता, ये चीजें मैंने बस आगे लिख दी, जी, और जी। मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जी बस ये इस तरह से मैंने जो जो मुझे ऐसा लगा इम्पोर्टेंट है जी। वो मैंने उस चीज के नोट्स बनाए। ऐसा नहीं है मैंने पूरे सूत्र के नोट्स नहीं बनाए सर। जी जो मुझे लगा, जैसे कि अंतराया है और ईश्वर प्राणिधान है और मैत्री जो जो भी करुणा, आपको फैक्चुअल पार्ट लगा, हाँ जी, हाँ आपको जी। लगा कि आ सकता है सर। तो उतना पार्ट आप बिल्कुल वो मैंने नोट्स बनाया। पढ़ा मैंने सब कुछ सर, सुना मैंने सारा जितना हो सकता था। जब भी मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ या मैं कुछ भी खाना, जैसे कि मैं कुछ दिन बाहर रहता तो मैं खाना स्वयं बनाता था। जी। तो जब मैं खाना बना रहा हूँ, सब्जी काट रहा हूँ या आटा गूंद रहा हूँ, तो मैंने उस टाइम पे वही सुना। तो वही रिवीजन करते रहे। मैंने वहीं पर वही रिवीजन, कानों में हेडफोन लगाया और स्टार्ट। जी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता था और बस वही चीज जो आप बोल रहे हो मैंने वो सुनता गया। तो इसमें जैसे आपने कहा कि लिख के, तो उसमें कुछ फैक्टर्स रहते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि लिख के याद होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा था कि लिख के ही याद होता है? हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा था। कि बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, उनको लगता है कि जब तक हम उसको लिख नहीं लेते हैं हमारे माइंड में नहीं जाता है। हाँ सर, ये मैंने जब फर्स्ट टाइम नेट दिया था तो मैंने इतना लिखा नहीं था। जी। मैंने सिर्फ ज़्यादा नोट्स बनाया छोटा सा और मैं पढ़ के चला गया। मैंने लेकिन लिखा उसका दूसरा एक नेगेटिव फैक्टर भी है कि समय बहुत लगता है लिखने में। हाँ। आपको कैसे मैनेज करते थे? आपके पास वैसे भी कह रहे आपके पास समय कम रहता था, तो आप लिखते भी थे, फिर अलग से रिवाइज भी करते थे। तो जितने टाइम आप तैयार करते थे उससे ज्यादा टाइम तो आपको लिखने में लगता होगा। हाँ, अब जैसे कि सर अब उपनिषद है सर, जो योग उपनिषद हुए या फिर हठ योग के ग्रंथ हुए सर, ये बहुत वास्ट पार्ट है सर जी। इसको याद करना मतलब थोड़ा कठिन परिश्रम है, तो पुरुषार्थ है सर जी। तो इसके लिए सर मैंने यही किया कि जैसे कि मुद्रा है सर सारी, अब मुद्रा है या आसन है, तो वो मैंने अपने माइंड में बिठा लिया कि ये एक बार मैंने देख लिया और वो कर लिया। फिर मुझे टाइम मिला तो मैंने एक बार लिख लिया, फिर मुझे अगली बार टाइम मिला तो फिर मैंने दोबारा लिख लिया। मतलब मैं 2-3 दिन में एक बार लिख लेता था सर, तो ज्यादा टाइम नहीं लिख लगता थे आप? लिख के ही करता था। और सर इसमें ये है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं कोई हैंड राइटिंग अच्छी लिखता था, बस रफली जो भी बस माइंड में रफली सर जो भी मेरे माइंड में आ रहा है
बस वो लिख दिया, जैसे कि मुद्रा लिखनी थी मुझे, अश्विनी मुद्रा लिख दी मैंने, ए डाल दिया, आगे कुछ भी नहीं लिखा, ए डाल के ऐसे कर दिया, बस आपके माइंड में लिख बस मेरे माइंड में लिख गया सर वो, ए डाल के सर। ऐसे ही महामुद्रा है, एम ए कर दी, ऐसे कर दी, उसके आगे उसका जो भी वो लाभ है वो थोड़ा सा कर दिया, छोटे छोटे इनिशियल लेके लिख दिया आपने, बस ये होगा कि हाँ लिख दिया मैंने, लिख दिया, मेरे माइंड में वो फीड हो गया सर। रफ मैंने चलाया पेन, एक अक्षर लिखा है, बाकी रफ चला दिया मैंने। इस तरह से मैंने बहुत इतना मोटा मतलब मैंने रजिस्टर भरा है, और वो भी मैंने मतलब एक एक पेज में बहुत सर। तो ये एक अच्छा पार्ट है हमारे लिए भी या अन्य विद्यार्थियों के लिए भी हो सकता है, जैसे रवि जी ने बताया कि जिनको लगता है कि लिख के ही याद हो सकता है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। तो पहले तो मुझे लगता था कि पूरा लिख के ही करते होंगे, लेकिन रवि जी कह रहे हैं कि इनिशियल लिया कोई भी, जैसे महामुद्रा का एम लिया, तो आप तो इस फ्लो में कि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो पेन तो थोड़ा ही चलता है, माइंड में पूरा लिखा जाता है। बिल्कुल। और उसकी फीलिंग वैसे ही आती है जैसे मैं पूरा महामुद्रा लिख रहा हूँ। बिल्कुल तो टाइम भी काफी कम लगा महामुद्रा लिखने में, जो एक तो हम पूरा फेर करके जमा के लिखते हैं, मैंने एक है कि बस रफली लिखा, वो सेकंड के हिसाब से लिखा जाता है। तो ये पार्ट भी आप लोग अपना सकते हैं कि जब आप लिख के याद करते हैं, एक तो फेयर नोट्स हो गए वो अलग है, लेकिन जो एक रिवीजन की दृष्टि से नोट्स हैं आपके, रफ कॉपी रखें, जब भी मन में कोई रिवीजन करने के लिए आया, रफली बस थोड़ा सा इनिशियल करके पेन चला दिया और लगे हमने लिख लिया। ये सर, अगर सर आपने 2-4 बार लिख लिया ना सर, तो फिर वो आपके अंदर एक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके ना उसमें सेंसेस कई सारी काम करती है, हाथ भी काम कर रहा है लिखने के लिए, माइंड भी काम कर रहा है, आंखें भी काम कर रही है। बैठे बैठे व्यक्ति याद करता है तो नहीं हो पाए, फ्लो में जाता है या बस देख रहा है, लेकिन माइंड उसके साथ कंसंट्रेटेड नहीं है। अब योग दर्शन में आप कुछ चीजों में ये चीज कर सकते हो, लेकिन हठ योग और योग उपनिषद में ये चीज नहीं कर सकते। बहुत फैक्ट है, बहुत सारे मिक्सचर भी हो जाता है, आप मिक्सचर कर दोगे, आप कुछ ना कुछ कर दोगे तो आपको, और सबसे पहली बात ये भी है सर, एक चीज ये भी है कि आपको पेपर एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक बात है। योग का जो मैंने पहले सारे पेपर एनालाइज किए थे, एक पेपर मैंने एनालाइज किया था कि जो एग्जामिनर है वो पूछना क्या चाहता है, वो कैसे प्रश्न पूछता है। जो आप पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा, अच्छा वो ये वाला क्वेश्चन पूछना चाहेगा, इस बार वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है जी। 100 क्वेश्चन का नहीं होगा, 70-60 क्वेश्चन का हो जाएगा जी। तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन पर पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जैसे अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है काफी हार्ड कर दिया। 2017 के योग के पेपर देखो और अब के देखो, पहले तो पूछते वृत्तियां कितनी होती हैं, सबको पता है। अब वो वृत्ति वाला पार्ट तो छोड़ ही दिया उन्होंने, अब वो चीजें उठा रहे हैं कि जहाँ पे लोगों का ध्यान कम जाता है। जो नॉर्मल नॉलेज का पार्ट था, वृत्ति है, क्लेश है, जो सब जानते थे नॉर्मली, जो एमए आदि में पढ़ाया जाता है, उस पार्ट को उन्होंने बहुत कम कर दिया, रेशियोज का ज्यादा पार्ट और चीजों को पूछ रहे हैं। ये सर यही चीज है सर, यही चीज है सर कि आपको पता है, आपने एनालाइज कर लिया पेपर को, तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं। हाँ, अब आगे क्या हो सकता है, या फिर वो देखे तो अगर वो आगे रिपीट होंगे तो भी पता लग जाएगा, तो भी पता चल, क्योंकि आपका फोकस उस क्वेश्चन को करते हुए जा चुका है। बिल्कुल, अगर रिपीट हुआ तब भी होगा, और आपको ये पता लगे कि ये आ चुके हैं, तो इससे एक्स्ट्रा इन चीजों पे ध्यान और दे सकते हैं। यही है सर, आप बस लेवल भी पता लगता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके भी पता लगते हैं कि वो इन कॉन्टेक्स्ट में से कैसे कैसे प्रश्न उठाते हैं, वो भी पता लगता है। ये सब पार्ट है। और क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, या कौन सा ऐसा योग का पार्ट था जो आपको पहले से मजबूत था, कौन सा कमजोर था? उन कमजोर के लिए खासकर आपने क्या तैयारी? मेरा योग दर्शन सर स्ट्रॉन्ग था, ठीक ठाक था, मतलब एनाटॉमी मैंने फर्स्ट टाइम पे नहीं किया था। जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम, जब मैंने एनाटॉमी नहीं किया था, मैंने छोड़ के किया था। मैं मतलब जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, 2-3 यूनिट में करके गया था, पर बाकी जब सेल हुआ, स्केलेटन मुझे पहले से आता था तो वो मैं करके गया था जी। तो 4-5 चैप्टर्स है जो एनाटॉमी, वो मैं करके गया, और बाकी मैं छोड़ के गया था। लेकिन पिछली बार फिर नेट हुआ तो लगा कि और सारा करना पड़ेगा, एनाटॉमी करना पड़ेगा। तो इस बार मैंने एनाटॉमी में सबसे पहले मैंने एनाटॉमी उठाया सर। अच्छा, आपने जब पहले पढ़ाया था मैंने वही नोट्स उठाए, मैंने लाइव नहीं, मैंने वही पहले जो पढ़ाया आपने पहले अच्छे, मतलब मुझे वो समझ आया, मैंने वही उठाया सर जी। और मैंने एनाटॉमी स्टार्ट कर दी पढ़ना जी। एनाटॉमी में मैंने क्या किया कि जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, मैंने वो आपने बता दिया वो जी। अब मैंने अपने आप वो चित्र बनाया पहले जी, डाइजेस्ट सिस्टम का। ये कॉपी में बनाया सर मैं रफली, ये एक अंदाजा बना। बिल्कुल सर, ईसोफेगस गया, लिवर आया, यहाँ पर गॉल ब्लैडर आया, ये इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट मतलब एक बार रफली। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना, तो मुझे आधी चीजें याद हो गई।
ठीक बात है। मतलब आपका जो माइंड है ना, मुझे लगता है कि वो पिक्चर बनाने से ज्यादा काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। कि उसके साथ साथ आप ज्यादा अटैच हो पाते हैं। हाँ। और जैसे जैसे आपका हाथ चलता है वो माइंड में भी छपता माइंड में रहता छप जाता है सर। ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम है सर। जी। ऐसी सर मतलब ज्यादातर मैंने एनाटॉमी में चित्र बना दिए सारे, जी। और वो मेरे माइंड में फीड हो गए कि अच्छा यहाँ पर ये हो सकता है, अगर ये जूसेस वूसेस सारी चीजें मुझे इस तरह से मैंने है। तो anatomy आपने में चित्र तैयार- बनाया, उस चित्र के साथ साथ उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी बिल्कुल, बोलते गए होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा अब यहाँ से ये आएगा, हाँ। अब यहाँ से ये आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्योंकि फीलिंग थी हाँ। उसकी पिक्चर्स की, पिक्चर तो साथ साथ फैक्ट भी याद फैक्ट हो भी याद हो गया सर। Fact भी तो याद इस वजह से सर वो एनाटॉमी मुझे इस बार अच्छा लगने लग गया। जी। क्योंकि मेरे साथ मैं किसी और से मतलब टच में नहीं था। जी। जब मैं कोर्स कर रहा था, एक मेरे बताया मासूम, हम दोनों तैयारी कर रहे थे, तो जब भी मैं बताता था तो हम दोनों डिस्कस करते थे जी। कि ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक होना चाहिए, एनाटॉमी बहुत ज़रूरी। उसने बताया एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है। जी। तो इसके ज़रिए थोड़ा सा मोटिवेशन ही मिलता था कि ये वाला टॉपिक होना चाहिए, ये वाला टॉपिक हो गया, तेरा नहीं हुआ, मेरा हो गया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक वही साधन था, क्योंकि जी। और किसी से मैं बिल्कुल। टच में नहीं था। तो इस तरह से एनाटॉमी मेरा कमज़ोर था, वो मैंने स्ट्रॉन्ग किया इस बार, आपने एक्स्ट्रा फोकस दिया। एक्स्ट्रा फोकस दिया। बाकी योग दर्शन ठीक ठाक था, और लास्ट की जो यूनिट है सर वो ठीक थी, 7th 8th 9th। प्रैक्टिकल पार्ट आपका रहा ही है, तो हाँ आपका जी, वो हाँ ठीक जी। रही है। प्रैक्टिकल मेरा रहा है तो वो मेरा तो ठीक। थ्योरी वाला पार्ट कमजोर था, वो धीरे धीरे करके आपने पूरा हाँ कर वो लिया। मैंने पूरा किया सर। उपनिषद में सर जो वही मैंने बताया याद करने वाली चीज़ थी, तो एक चीज़ ये भी है सर कि जो मेरी याद करने की क्षमता है वो बहुत मतलब अगर मैं डायग्राम से और चित्र बना के या फिर लिख के करूँ तो बहुत जल्दी मुझे याद याद हो होती है जाता चीज़ें। है। ठीक बात मतलब मैं तुरंत याद कर लेता हूँ। है। तो वो लंबे समय तक रिटेन भी रहता हाँ जी, हाँ जी। वो लंबे समय तक, जैसे सूत्र आज भी है, मैंने बहुत पहले याद किए थे सूत्र। है। जी। एक यूट्यूब पे एक सोमवीर आर्य सर है, हाँ जी। तो मैं उनके वीडियोस देखता था बहुत पहले से। जी। तो जब वो पढ़ाते थे तब के मेरे सूत्र याद किए हुए थे सर, अच्छा। वो अभी मुझे याद ही थे मतलब सूत्र। जी जी जी। तो योग दर्शन थोड़ा इजी लगा था जी। मुझे। बाकी उपनिषद और ये सारी चीजें मैंने दोबारा से पढ़ा। चलो एक थोड़ा परीक्षा से हटके, जैसे योग का पार्ट हमने देखा, आपने तैयारी के बारे में बताया कि क्या कमजोर रहा, क्या मजबूत रहा, लेकिन योग को आप किस दृष्टि से देखते हैं? एक तो जेआरएफ का पार्ट तो हुआ ही हुआ, हाँ जी। आप पर्सनली योग को किस रूप में फील करते हैं, या उसको किस लक्ष्य के रूप में बना के रखते हैं कि योग का क्या लक्ष्य जेआरएफ ही है? एक तो आपका पर्सनल पार्ट, एक जनरल पार्ट कि क्या होना चाहिए योग में, और एक स्ट्रेटेजी। मैं ऐसा विचार रखता हूँ कि अगर आप केवल फैक्चुअल दृष्टि से योग को देख रहे हो तो उसको ग्रेस्प करना थोड़ा कठिन होगा, जिसमें जितना जितना अंडरस्टैंडिंग पार्ट, उसको अंडरस्टैंड करके उससे अलग जो फैक्ट बच गए उन फैक्ट को आप फोकस करते हो, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आप इजीली उसको ग्रेस्प कर सकते हो। आपका क्या विचार है उसमें? बिल्कुल सर, ये मेरा भी विचार है। इसमें ये विचार है मेरा कि आपको योग जीना पड़ेगा सर। जी। आप जैसे कि जब मैंने योग स्टार्ट किया तो मेरा यही एम था कि मेरी जॉब मिल जाए, जी। योग करके मुझे जॉब मिल जाए, टीटीसी करके मुझे जॉब मिल जाए, डिप्लोमा तो मास्टर, सारा पार्ट जॉब से रिलेटेड? जॉब से रिलेटेड मैंने जब स्टार्ट किया योग कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। वो नहीं था कि भाई योग कुछ ऊपर तक पहुंचा सकता है मुझे। जी जी। तो लेकिन जब बीच में तैयारी करता रहा, नेट की तैयारी करता रहा, उतार चढ़ाव आते रहे, तब योग के जब ग्रंथ पढ़े, योग दर्शन पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, उपनिषद पढ़े प्राचीन, तब थोड़ा सा विचार आया कि योग इसलिए नहीं बना था कि मैं जेआरएफ उत्तीर्ण करूं। ठीक है। तो ये तो क्या है कि इसलिए ही है योग, जेआरएफ तो इसलिए है कि ठीक है थोड़ा सा एक हिस्सा है मेरे जीवन का, जी जी, कि जिससे मैं अपने परिवार का थोड़ा भरण पोषण कर सकूं। बाकी इसके अलावा जेआरएफ एक छोटी सी चीज है सर, बस ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया जी। और तब से ही मैंने ये विचार करने लग गया कि मैं योग में क्या कर सकता हूँ आगे जी, और क्या क्या हो सकता है योग में जी। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने आप को संतुलित रखना जी, बैलेंस में रखना जी। अगर आप अपने आप को बैलेंस में रखोगे, अगर आप अपने जो विचार है उनको शुद्ध करोगे जी, तभी सर कुछ चीज हो सकती है, आप ऊपर तक जा सकते हो योग में। अन्यथा आप उसमें घूमते रहोगे जैसे मैं पहले घूम रहा था कि नौकरी नौकरी जेआरएफ और ये सारी। जैसे हमने भी देखा कि ये सब पहले यूपीएससी की तैयारी कराते थे या हम भी करते थे, तो एक तो तैयारी यूपीएससी की होती कि आप बस लगातार रटने पे लगे हुए हैं, रटने पे लगे हुए हैं। आपके मन में ये है कि मुझे जॉब करनी है और आप लग रहे हो, आपकी रुचि है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, बस आपको वो जॉब दिखती है, आप लगे हुए। तो वो पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है।
तो वहाँ पे हमें क्या कहते थे टीचर्स जो होते थे, या हम भी सोचते थे कि अगर आपकी किसी विषय के प्रति रुचि है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट एक तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। अगर आप योग को जीवन में अप्लाई नहीं कर, हम योग के संदर्भ में देखें, जीवन में नहीं करते, तो आपको पता ही नहीं योग में समस्या क्या है, हम योग क्यों करना चाहते हैं। आपको तो यही है, जैसे आप कह रहे कि बस ज्यादा फॉर जॉब, ज्यादा फॉर जॉब। तो वहां पे जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जितना पार्ट है जो अंडरस्टैंडिंग से बहुत जल्दी याद हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी तो मेमोरी बेस ही होती है, वो आता ही नहीं। बस हम वो फैक्ट करते रहते हैं। तो वो जो एक सरल पार्ट हो सकता था, उपनिषद है, दर्शन है या गीता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थी कहते हैं सर हम तो बार बार रिवाइज कराती, सर इजी हो जाता है, वो रटवाने का भी काम करते हैं। अगर एक बार केवल पढ़ा दें समझा के, तो उनको नहीं कैच होता। उनको लगता है कि सर ये पता नहीं क्या होगा आगे, ऐसी तो समझ में तो आ रहा है कि सुना सुना लग रहा है, याद नहीं होता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि उसके प्रति कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। भाई अगर आपके पास कोई समस्या नहीं, मैं समाधान दूंगा, आपकी किस काम का? बिल्कुल। वो आप तो बस सुनोगे, निकाल दोगे। तो यदि हम इस योग को सुनते आ रहे हैं, जीवन में जीते आ रहे हैं, तो हमारे पास तो सैकड़ों प्रकार की तो पहली क्यूरियोसिटी है। तो फिर तो पंक्तियां आएंगी ना, छपती जाएंगी अंदर, हाँ देखो यह समाधान मिल गया, ये समाधान मिल गया, अब अगले सूत्र, अच्छा यहाँ भी समाधान मिल गया उस समस्या का। तो वो एक बार में ही सुना हुआ पार्ट ना बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि एक क्यूरियोसिटी या एक जीवन में एप्लीकेशन जो आप कह रहे थे भाई जीवन में डालने की बात है, तो वो आपको करना चाहिए। तो वो मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी के लिए भी बहुत हेल्पफुल पार्ट है। उसमें जो भी आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत जल्दी आपका कवर हो जाता है, उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो योग का पार्ट हुआ आपका। एक फर्स्ट पेपर के संदर्भ में करें कि पहले यह बताएं कि फर्स्ट पेपर में क्या आपका मजबूत पार्ट था या था नहीं था, और कौन सा आपका कमजोर पार्ट था, उन दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने रखी? सर जो पेपर 1 था, तो पेपर 1 में सर मेरा कंप्यूटर स्ट्रांग था जी। हायर एजुकेशन मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था जी हायर एजुकेशन में। क्योंकि वैसे बताऊं, हायर एजुकेशन सबको बोरिंग लगता है। अच्छा यार जितने बच्चों के पूछोगे ना एकेडमी के, हाँ मुझसे इसको मत ही कराओ। सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जेआरएफ करके हम प्रोफेसर बनने जा रहे हैं जी और हायर एजुकेशन अगर हमें नॉलेज नहीं है तो वो बेकार है सर। जी। तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट सबसे कंप्यूटर, हायर एजुकेशन और टीचिंग मेथोडोलॉजी, जी ये 3 चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी। जी। मैं चाहता था, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहले तो जॉब के लिए जब लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मैं अच्छा प्रोफेसर बनूंगा जी तो ये सारे गुण में मेरे में होने चाहिए। ठीक बात है। और मैं आने वाली जो पीढ़ी को अगर पढ़ाऊं तो कुछ अच्छा दे सकूं, ठीक बात है। कुछ अच्छा आउटपुट निकल के आए सर। अच्छा जानेंगे तो अच्छा बता पाएंगे, अपने जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बता पाऊंगा उन्हें जी। तो इसलिए मुझे हायर एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट था जी। कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, टीचिंग में इंटरेस्ट था, और बस ये 3 सब्जेक्ट थे जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और बाकी मैथ्स और वो डीआई सर मेरा थोड़ा सा क्योंकि मैथ्स तो सर मैं 10th से लेकर मेरा मैथ्स में मतलब पहले से डर रहा था। 10th में भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ, मैथ सप्लीमेंट्री आई थी जी जी। तो वो भाई मैथ्स का डर तो बहुत ज़्यादा है सर। मैंने 10th में मैथ्स छोड़ दिया, मैंने 11th 12th में बायोलॉजी ले लिया जी। फिर बीएससी आईटी में फिर मेरे मैथ्स आ गया जी। फिर मेरा मैथ पीछे नहीं छोड़ा। अब मैंने बीएससी के बाद दुकान कर ली, 6 साल हो गए, फिर मैथ्स आ गया। मतलब मैथ मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है। आपने छोड़ना पड़ा उसको? हाँ वो पीछा नहीं छोड़ रहा है सर। तो आपने तो छोड़ दिया? हाँ मैंने तो क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में सर मैंने बिल्कुल नहीं किया, सेकंड टाइम में मैंने डीआई कुछ सॉल्व किया था जी। जैसे कि डीआई में आपने बताया था कि आप परसेंटेज कर लो, एवरेज कर लो, रेशियो कर लो जी। तो सर मैं एवरेज रेशियो मैंने कर लिया था जी। एवरेज और रेशियो मुझे इजी लगता था, एवरेज और रेशियो, तो वो मैंने कर लिया क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है। आप डीआई के कंसेप्ट समझ लोगे तो आप उसको कर सकते हो, ठीक बात है। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस हुआ और ये प्रॉफिट लॉस हुआ, ये मेरे बाहर था, तो मैंने इसको अलग ही रखा। लेकिन मैंने डीआई किया और डीआई और लॉजिकल रीजनिंग में क्या था कि मैंने वो अच्छे से नहीं किया, लेकिन मैंने पेपर सॉल्व किया था सर जी। तो पेपर सॉल्व करते करते बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे लॉजिकल रीजनिंग में समझ में आने लग गई थी जी। क्योंकि क्वेश्चन आप कर रहे हो फिर उसका आप सॉल्यूशन भी देख रहे हो कि अच्छा ये सॉल्यूशन है, तो आप एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अच्छा ये थोड़ा सा एक पैटर्न आपको पता लगे कैसे डील करना है, ये कैसे डील करना है। तो इसलिए मेरा लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ा वैसे कवर हुआ था पेपर सॉल्व से। मैंने वैसे मुझे लगता है कि जो ऐसे ही लॉजिक का रीजनिंग का, जिसमें मैं भी उसको पढ़ाता था पहले, एक तर्क का पार्ट है लॉजिक का।
अगर आप व्यवहारिकता में थोड़ा तर्क का प्रयोग करते हैं तो हाँ। बहुत रुचिकर पार्ट बिल्कुल। क्यूरियोसिटी का। तो जैसे आपने वहां पर क्यूरियोसिटी बनाई, हायर एजुकेशन में बनाई, क्योंकि आपको लगता है उसकी उपयोगिता है, हाँ, टीचिंग की उपयोगिता है, इनकी उपयोगिता है, तो आपने उस तरह से शायद विचार नहीं किया। हाँ, नहीं तो मुझे लगता है कि सबसे इजी पार्ट आपके लिए वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, प्रैक्टिकली पार्ट है कि कैसे आप आर्ग्यूमेंट का यूज करते हो, कैसे आप लॉजिक का यूज करते हो। तो मतलब वो आपका एक कमजोर पार्ट रहा बिल्कुल परीक्षा सर, में। हाँ मेरा कमजोर part वो रहा। कमजोर पार्ट है ठीक सर। है। और बाकी जो और एस्पेक्ट्स थे, एनवायरनमेंट आदि है, आपका कम्युनिकेशन है, research एनवायरनमेंट है, भी सर मुझे पसंद है। पसंद है। एनवायरनमेंट क्या है कि मेरा हमेशा से ही पसंद है, मैं प्रकृति के साथ ही रहना चाहता हूँ। जी मुझे ऋषिकेश में मैं हर 2-4 महीने में आ जाता हूँ। जी मेरा क्योंकि वहाँ पर इतना एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है उधर जी। राजस्थान में। जी यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा, तो मेरा आना चक्कर लगा ही रहता है यहाँ पर, जी। क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे पसंद है। और एनवायरनमेंट पसंद है तो मेरा वो सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छा लगा मुझे। पॉल्यूशन से है जी या फिर नेचुरल डिजास्टर्स है, प्रोटोकॉल्स है, ये सारी चीज़ें मुझे इंटरेस्ट, मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट लगता वो है जल्दी कैच हो जाता वो है। जल्दी कैच हो जाता है सर। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा पार्ट है। मैं आपको लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों के लिए, रवि जी ने जो कहा कि अगर आप किसी पार्ट को मान लो इंटरेस्ट नहीं भी है, आप उसकी उपयोगिता देखो। ऐसा नहीं कि भी जो चीज आपको बिल्कुल। सुनी ही नहीं तो इंटरेस्ट हाँ, कहाँ से होगा। बिल्कुल। मान लो कि आपने रिसर्च नहीं सुनी, टीचिंग नहीं सुनी, तो आपको स्वाभाविक पार्ट इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप उसकी उपयोगिता देखो, उसको सुनने से नहीं बनेगी। सुनने के बाद आपको खुद विचार करना पड़ेगा अपने स्वभाव के आधार पे कि क्या उसकी उपयोगिता हो सकती है। 1-2 दिन आप विचार करें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल काफी कुछ बिल्कुल सर। अगर इंटरेस्ट बना के योग को और फर्स्ट पेपर को करते हैं तो खासकर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाता है सर, बहुत इजी हो जाएगा कि सुनते सुनते में समझ आना शुरू हो बिल्कुल। जाएगा। मान लो हायर एजुकेशन आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगता होगा, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्कुल। जो सारे इस पूरे एकेडमिक को इसको संभाल रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो कौन कैसे कैसे काम कर रहा है, ये क्यूरियोसिटी का पार्ट हो गया। क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा ये AICTE ये करता है, UGC ये करता है, और ये MCI ये करता है, यहाँ पर एम्स है, इतनी सारी चीजें तो आपके अंदर वो रहता है, अरे मुझे ये भी पता है, वो अच्छा वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है। ऐसी एनवायरनमेंट में भी रहती है। बिल्कुल। तो वो क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट है तो इंटरेस्ट आने लग जाता है। ऐसा लगता है कि मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे, आप बता रहे थे जी। पिछले इंटरव्यूज में कि बोरिंग है, जी। वो बिल्कुल बोरिंग लगा सर मुझे तो। नहीं, यहाँ पे तो मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है वही कहते हैं कि इसमें फैक्ट ये इंस्टीट्यूशन तो हटा देते हैं। उनको लगता है कि कोई इजीली पार्ट हो जाए, तो फैक्ट बहुत हो जाते हैं इसमें। फैक्ट बहुत फैक्ट है। एंशियंट भी हो गए, अभी के भी हो गए, बहुत तरह का। तो लेकिन एक पार्ट मैं फिर फोकस करूंगा कि आप, मेरी तरफ से सुझाव भी है, मुझे भी एक बढ़िया पार्ट लगता है, आप कोई भी विषय पढ़ो, योग का हो या कोई भी हो, या मान लीजिए कि योग भी नहीं है, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, नेट हो, UPSC हो, तो हम भी जब UPSC की तैयारी करते थे, मान लो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर का नेम आ गया, वो नेम पढ़ा, आगे नहीं पढ़ेंगे। उस नेम को सोच बार के उसके बारे में क्या क्या हम रिकॉल कर सकते हैं, वो रिकॉल करें, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। रिकॉल किया, उससे मन में प्रश्न बनाए कि हाँ क्या क्या हो सकता है आगे, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, जैसे रिसर्च हम करते हैं, अब समाधान तो तब मिलेगा ना जब प्रॉब्लम हो। अब आगे पुस्तक के अंदर समाधान ही समाधान है, लेकिन समस्या आपके पास कुछ है नहीं, तो वो ऐसे ही निकल जाएगा। आप पढ़ोगे तो सही, लेकिन माइंड में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आप कुछ चाहते नहीं लेना उसमें से। तो अगर थोड़ा भी विचार कर ले, सारी समस्या नहीं भी आती है, 15-20% कुछ आ गई, तो उतना पार्ट आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बहुत हो जाता है। तो मेंटल वर्क हर चीज के पढ़ने से पहले 10-15 मिनट 20 मिनट का ही करना चाहिए, तो आपका कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन बहुत अच्छे लेवल का रहता है। ये तो तैयारी के संदर्भ में हुई। हर व्यक्ति के जीवन का भी कुछ उतार चढ़ाव मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ व्यक्ति को घर से परेशानी है, किसी को समाज से परेशानी है, किसी को इकोनॉमिकल परेशानी है, कुछ को खुद से ही परेशानी है, मेंटल रूप से स्टेबल नहीं आदि है। तो एक तो मैं आपके संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि क्या आपने ऐसी कुछ परेशानी आपने फेस की, और फेस की तो कैसे उनसे ओवरकम किया, थोड़ा अपने संदर्भ में आप उनको बताएं। सर ऐसी तो कोई परेशानी मेरे जीवन में, बड़ी परेशानी तो नहीं आई जी। ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद दुकान पे बैठा, दुकान में बैठना थोड़ा अच्छा ही लगता था मुझे जी। लेकिन मेरी मजबूरी थी तो मैं बैठा जी। और मैंने लेकिन उसमें अपना बेस्ट दिया, जी। अपने पापा के साथ पूरा हाथ बैठाया उनका। लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं हमेशा यही कहता था कि मुझे कुछ और ही करना है। जी। लेकिन मुझे कोई राह नहीं थी कि मुझे क्या करना है, तो मैं करता रहा। जी। और उसके बाद मैं योग में आया। मैंने विषय भी ऐसा चुना जहाँ पर थोड़ी कठिनाइयाँ थी, जी। क्योंकि घर वालों को क्या था कि ये था, ये जॉब चाहिए। जी। अब योग में जॉब तो बहुत मुश्किल है, ठीक बात इजीली है। नहीं है। बिल्कुल। और मैंने अभी ये योग शिशु अवस्था में है, हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है बिल्कुल अभी। हाँ।
तो 2019 में स्टार्ट किया था, 18 में तो कुछ वो ही नहीं था। तो बार बार घर वाले ये बोलते थे अरे कुछ नहीं हो रहा तो और कुछ खोल लेते हैं, अगर जनरल स्टोर पसंद नहीं है तो कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, तो और कुछ कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, कॉर्पोरेट में चले जाओ, कुछ भी कर लो। और लेकिन मैंने ये सोचा कि ठीक है सुनना है लेकिन करना वही है जो अपन को करना है। मतलब उनकी बात तो सब ज्यादा प्रभावित नहीं होनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होने लग गया। मैंने क्या किया था कि सर मैं रोज, जब मैं अभ्यास में रोज करता था, मैं प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस डेली करता था जी। आसन हुए, प्राणायाम हुआ, और ये जप योग हुआ, ये सब मेरा डेली डेली रहता है। इस एक पॉजिटिव माइंड बना रहता है, पॉजिटिव माइंड बना रहता है। डिप्रेशन तो सर कभी मुझे आज तक हुआ नहीं किसी भी चीज से रिलेटेड जी। डिप्रेशन नहीं, या उसका कारण क्या मानते, क्यों नहीं हुआ सर? पॉजिटिव वो पॉजिटिव में भी क्या काम करता है, किसके कारण आप पॉजिटिव रहे? सर पॉजिटिव खुद के कारण सर मैं पॉजिटिव रहा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पॉजिटिव तो मैं अपने आसपास भी पॉजिटिविटी फैला सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा तो मैं अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में या अपने आसपास जो मेरा एनवायरनमेंट है मैं वहाँ पर ही पॉजिटिविटी दे सकता हूँ। तो मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव ही रहूँ और मैं पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करता हूँ। फैमिली वाले या फिर फ्रेंड्स भी बोलते हैं अरे इतना पॉजिटिव होना ज़रूरी है। मैंने बोला नहीं, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। आप पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिविटी फैलाओगे, और इसलिए मैंने हमेशा पॉजिटिव रहा। डिप्रेशन कभी नहीं आया। आज भी फ्रेंड्स बोलते हैं अरे इतनी एज हो गई, कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी कोई टेंशन नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अरे तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वो भाई जो वो मेरे प्रारब्ध है, कोई टेंशन नहीं है। मेरा पुरुषार्थ करना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। कर्म करना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी सब वो संभाल लेंगे। जो उन्होंने किया हुआ है मेरे लिए, किया हुआ है सेट, तो वो सेट ही रहेगा। तो परीक्षा को लेके भी कोई टेंशन नहीं थी आपके मन में? कोई टेंशन नहीं। पेपर के टाइम पे भी? पेपर के टाइम पे बिल्कुल टेंशन नहीं सर। पहली बार गया था तो वैसे चला गया था सर। सेकंड भी बिल्कुल टेंशन नहीं थी। मैंने बताया था ना कि मैंने JRF हर कहीं JRF का मैंने लिख लिया था। आपने बताया था कि JRF रवि हर जगह। एक पार्ट और इन्होंने विशेष किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा रवि जी ने, कि जैसे सोशल मीडिया आदि है, फोन का यूज हम करते ही हैं, तो पढ़ते भी रहते हैं और साथ साथ में एक समस्या भी साथ साथ लेके चलते हैं फोन वाली। तो इन्होंने एक उपाय किया, शायद आपके लिए भी आ सकता है, बड़ा अच्छा उपाय था। जितने भी सोशल मीडिया थे, जहां जहां भी ये जुड़े हुए थे, जो भी यूज करते थे, हर जगह JRF लिख रखा था। तो जब भी मान लो व्हाट्सएप खोलेंगे तो JRF दिखाई देगा पहले। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं मन में लगता है आ गया, वापस जाओ JRF पे। यूट्यूब पे गए, वहां भी अपने चैनल का नाम JRF, जो भी मतलब ऐसे करके, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे UPSC में करते हैं। जैसे लैपटॉप का जो स्क्रीन होती है ना, उस पर लिखते हैं UPSC। बिल्कुल सर। तो जब भी लैपटॉप खुलता है ना, पहले UPSC दिखाई देता है। आपकी जो बुक है कनात की, उनके ऊपर भी मैंने उनके ऊपर भी JRF लिख दिया। जो आप कनात की जो बुक है सर मेरे पास, तो जो आपका लक्ष्य है, कहीं ना कहीं जब हम अन्य चीजों में जाते हैं ना, लक्ष्य को भूल ही जाते हैं। लक्ष्य नहीं दिख रहा है तो चले गए। जब हर स्थान पे लक्ष्य ही लक्ष्य लिखा दिख रहा है सर, जब आप रोज अपने लक्ष्य को 10-12 बार देख लोगे तो आपके अंदर वो फीड हो ही जाएगा कि भाई यही करना है मुझे। ऐसी चीज ना, वहाँ पे एक प्राचीन में महर्षि दयानंद के शिष्य थे गुरुदत्त विद्यार्थी जी। तो पहले तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं थे महर्षि दयानंद से, लेकिन बाद में प्रभावित हुए। तो उनके बारे में सुनते हैं, सैकड़ों सालों की बात हो गई कि वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए तो उन्होंने आर्य समाज के 10 नियम कपड़ों पे लिखवा लिए थे। बहुत बड़े विद्वान हुए वे, 5 आगे 5 पीछे। तो ऐसी कपड़ों पे भी लिखवा सकते हैं JRF, जो घर पे बैठ के पढ़ते हो उनको। मतलब एक बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सबको ही करना है, लेकिन जिनका मन डाइवर्ट होता है उनके लिए एक इफेक्टिव पार्ट है कि कुछ पेजेस लगा के कमरे में लगा दीजिए, सोशल मीडिया पे रख दीजिए, तो अनइंस्टॉल ही कर दीजिए, उनको सब हटा दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स है ये फोन वाला पार्ट। था तो यूज के लिए, लेकिन मिसयूज होता है। मिसयूज होता है। और आप फोन भी चला रहे हो तब भी आपके कंटेंट्स JRF रिलेटेड रहने चाहिए। हाँ, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं रहता ना, एक बार यूट्यूब खुल गया ना वो, तो वो फिर कहीं ना कहीं चला जाता है, कहीं आ जाता है। वो तो बहुत एक नियंत्रण चाहिए कि व्यक्ति जो चाहिए वो देखे। बिल्कुल, क्योंकि तो मैकेनिज्म, एल्गोरिदम, वो कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा, कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। लेकिन आप जो चीज देख रहे हो, यूट्यूब का भी यही है कि आप जो चीज कंटिन्यू देख रहे हो ना, वो वही चीज दिखाएगा। लेकिन वो लंबा टाइम लगेगा। लेकिन आप मिक्स करके देख रहे हो तो दोनों चीजें। तो मेरा यही था कि मैं JRF की वीडियोस देखता था ज्यादा, कि आपके वीडियोस देखने हुए या कोई और JRF के वीडियो देखने हुए, कोई और चैनल का JRF, तो मैं ज्यादातर JRF की देखता हूँ, JRF ही आता है। तो मेरे ऐड भी JRF के आने लगे। एक ऐड था कि सुरेश को क्या पता था कि
एक दिन वो प्रोफेसर बनेगा और उसकी रिसर्च छपेगी, एक ऐड आता है एक यूट्यूब में। अच्छा, मैंने नहीं तो देखा। मैंने सर वही ऐड, मेरे बार बार ऐड आ रहा वो। अच्छा, तो मैंने सोचा यार ये तो सही है, मेरे लिए बैठ रहा है कि मुझे क्या पता था एक दिन मैं प्रोफेसर बनूंगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर जब घूमती है तो आपकी और तैयारी स्ट्रांग हो जाती है सर। ठीक बात है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस बार तो क्रैक करना ही है आपको, और कोई डर नहीं। मैं घर वालों से बोल दिया था कि कोई टेंशन मत लो, इस बार जेआरएफ होगा। पापा मम्मी से मैंने बोल दिया था कि भाई इस बार जेआरएफ करना है, होगा। तो कोई टेंशन नहीं, उनका सपोर्ट था मेरा फुल, उनका कोई टेंशन नहीं था, ठीक है इस बार और कर लो, कोई टेंशन नहीं। मुझे लगता है कि जैसे बीच बीच में मोटिवेशन डाउन होता है, जैसे हम भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन दे रहे हैं उनको, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। मैटर ये नहीं करता कि वो नेट जेआरएफ की, यूपीएससी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। तो अगर उस पीरियड में 3 4 5 महीने की तैयारी का है, आप केवल इंटरव्यू देखें। बिल्कुल भाई मैटर तो आपको मिल ही रहा पढ़ने के लिए जो भी कुछ है। अगर आप इंटरव्यू देखते हैं तो जो एक एनर्जी डाउन होती है ना बार बार, वो पुशअप हो जाता है, बूस्ट हो जाती है कि नहीं फिर लग जाओ। 2 4 दिन बाद फिर एनर्जी डाउन हुई, फिर कोई इंटरव्यू देख लिया। तो मुझे लगता है यूट्यूब ना यूज करके ना तैयारी से पहले ऐसे 40 50 इंटरव्यू डाउनलोड करके अलग ही रखना। उससे बहुत फर्क पड़ता है सर। जब मैं तैयारी कर रहा था उस बीच में यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब रिजल्ट आ गया तो एयर 1 एयर 2 आ गया सर। अब इसको इंटरव्यू और इशिता कपूर और मिश्रा, ये सारे इंटरव्यूज अब उनको मैं देख रहा हूँ और मोटिवेट हो गया सर। हाँ, तुम ही कह रहे हो ना, यूट्यूब पे तो फिर भी एक नियंत्रण आपने तो किया, बहुत सारे लोग ना कर पाए। तो आप 40 50 100 वीडियोस ऐसे इंटरव्यू के अलग से रखें, जीवनियां रखें जिन्होंने संघर्ष किया उनका, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप मोटिवेशन ही एक चीज है सर, मुझे लगता है कि जो आपको जेआरएफ करो, एक अप्रोच उस टाइम पे मैंने बताया था, एक कंसिस्टेंटली एक मेहनत चाहिए। दीर्घ काल निरंतर सिद्धारा से भी तो बच्चों में कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, आपको भी शायद लगता हो, तो थोड़ा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, थोड़ा पढ़ते छोड़ देते हैं। पढ़ते वक्त भी जो अटेंशन जो कंसंट्रेशन चाहिए वो भी नहीं होता, तो मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी। बिल्कुल सर, ये अगर मोटिवेशन आपके साथ मिलता रहेगा तो आपकी पढ़ाई स्ट्रांग होगी सर। और ठीक बात, और पढ़ाई स्ट्रांग होगी तो फिर वो क्रैक हो जाएगा। और ये आपको ये सोचना है कि मुझे करना ही है सर जी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने तो इस बार तो होगा। मैंने जब पिछली बार मैंने नेट एग्जाम दे रहा था तभी मैंने बोला था इस बार तो नेट होगा, जेआरएफ होगा इस बार। हुआ नहीं, वो कोई टेंशन नहीं, फिर मेहनत करेंगे। पर लेकिन बोलना यही है कि होगा। लक्ष्य तो रखो, अचीव होना नहीं होना हमारे हाथ में, वो तो हाथ में नहीं है, लेकिन आपका ये लक्ष्य वही रखना चाहिए। तो मैं लक्ष्य वही रखा हमेशा। चलो, काफी बातें बताई आपने, और आपकी इस सफलता में किन किन का सहयोग रहा, उनके प्रति आपका क्या भाव रहा, तो वो आप बताएं। सर सबसे पहले तो ईश्वर का मैं वो करता हूँ, और मेरे माता पिता का सर बहुत सहयोग रहा, वो आपने बताया भी। हाँ जी हाँ जी। और मेरी सिस्टर्स हैं, उनका भी बहुत मैं आभार हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर्स सारी जॉब करती हैं सर, वो गवर्नमेंट जॉब में जी। तो मुझे मोटिवेट करती रहती थी कि भाई देख हम हैं, तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल। और मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैंने बताया, अशोक एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे योग में बताया कि भाई बात है डिप्लोमा करो जी, तो वो। और एंड में मतलब मासूम सर जी, जो कि पूरा मोटिवेशन जी, लास्ट में ये बोल दिया था कि 1 महीने जब भी एग्जाम था 1 डेढ़ महीने पहले, अब रवि कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, खाना पीना उठना जागना सब छोड़ देना है। इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी सर यही बनाई थी सर, 9 to 5। मैं रात में 9 बजे स्टार्ट करता था पढ़ाई और सुबह 5 बजे तक पढ़ता था जी। क्योंकि दिन में थोड़ी सी जॉब का वो रहता था। और रात में क्या था सर, मुझे ऐसा लगता है कि रात में मुझे ज्यादा समझ में आता था, एकदम शांत जी। अलग अलग है सर सबकी। आपकी प्रकृति उस तरह की मेरी है। प्रकृति, कुछ लोगों की तो रात को नहीं पढ़ पाते, नींद आने लगती है। सर मुझे सर मुझे शुरू में नींद आने लगी, 2-4 दिन मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैंने फोकस बना लिया कि नहीं, रात में एकदम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोन कॉल्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल। मैंने मैंने वही अपनाया सर। मैं 9 से 5 रोज, मैंने जब तक एग्जाम नहीं हुआ मैंने पढ़ाई की। तो सोते कब थे आप? 5 बजे सर। 5 से कब तक? 5 से 8:30 9 बस, तो 4 घंटे। 4 घंटे कई दिनों तक मेंटेन किया? हाँ जी हाँ जी, ये और 4 घंटे, और बीच में कभी 1 घंटे का मैं, तो मैं 5 घंटे मैंने रेगुलर किए, 5 घंटे किए मैंने, नींद ठीक ली है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नींद को स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि सर में दर्द हो रहा है आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पर धीरे धीरे आप करोगे ना प्रैक्टिस तो वो 5 घंटे की नींद भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, सुबह जरूर है कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया जाए, तो 4 मिनट ही कर लो जी, अनुलोम विलोम कर लो जी, फिर देखो आप, ठीक बात, उसका बहुत असर होता है, प्रभाव पड़ता है। तो वो मैंने ये चीज करके देखी है कि क्योंकि मैं तो सर सुबह, जैसे कि रात में सो गया 10 बजे और सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ सर जी,
ऐसा मैंने तो कभी मतलब जल्दी उठने का सोचा ही नहीं, या रात में पढ़ने का सोचा ही नहीं सर। जी। तो जब मैंने सर ये सारी चीजें कर ली योग के जरिए, तो जी। मुझे लगता है कि हर कोई सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं सर। तो आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ प्रेरणादायक कुछ चीजें बताना चाहेंगे, उनके लिए आप बताएं। सर प्रेरणादायक तो यही है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। ठीक बात है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे एग्जाम हो चाहे लाइफ हो। अगर आपका कोई एग्जाम है उसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी, और अपनी जो लाइफ है आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दूसरा ये है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ये ज़रूर मिल ही जाएगा, मतलब मिल ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देना, मैंने पहले कहा था, मुझे देना ना देना सब ईश्वर के हाथ में था, आपके ऊपर भी वही अप्लाई होता है। तो आप सिर्फ पुरुषार्थ करो, अपनी मेहनत करो, लगन लगा दो। चाहे एग्जाम है, एग्जाम अगर JRF की तैयारी कर रहे हो तो उसमें लगन लगा दो। कोई टाइम का इशू नहीं होना चाहिए कि रात में पढ़ रहा हूँ, दिन में पढ़ रहा हूँ, या इतना टाइम पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, या 2 पेपर सॉल्व करूंगा। पेपर सॉल्व जितने कर सकते हो उतने करो, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना करो। 3 महीने परिस्थितियों पर जितना आप बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट, हाँ 3-4 महीने जो भी आप बेस्ट दे सकते हो अपना वो दो, और योग करते रहिए। क्योंकि योग अगर योग के विद्यार्थी अगर योग करोगे तो एनर्जी मिलेगी, और साथ में मन भी शांत रहेगा, और योग में उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक बात है। चलिए, रवि जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई, आप लोगों को शायद कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं, किसी को कोई पार्ट अच्छा लगा होगा, किसी को कोई अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे प्रश्न हैं आपके जो शायद हम अपनी चर्चा में नहीं ले पाए हैं, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो हम रवि जी से निवेदन करेंगे, कोई ऐसी बात आती तो आप उनको उत्तर दें उस कमेंट्स के माध्यम से। तो हम दोबारा से रवि जी का आभार प्रकट करते हैं, और उनको आपको बधाई भी देते हैं कि इस बार उन्होंने काफी मेहनत करके JRF उत्तीर्ण किया। तो आज इस चर्चा को यहीं सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैं एक चीज भूल गया, जो मेन चीज थी, जो मतलब गुरु जी का जो हाथ है, गुरु जी ने जो हाथ रखा है सर पे, वो बेस्ट है। मतलब अगर इनका सानिध्य नहीं होता, अगर मैंने कनात ज्वाइन नहीं किया होता, तो शायद आज इस सीट में मैं नहीं बैठा होता। मैं जब भी इंटरव्यू देखता था ना, तो मुझे ये लगता था कि काश मैं भी कभी वो इंटरव्यू दूंगा, मैं उस सीट पे बैठूंगा कि कभी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे एक बार सर के साथ बैठना है, वो इंटरव्यू देना है। तो सर ने इस तरह से पढ़ाया, जो भी है वो सर की वजह से। अगर और कहीं से मतलब अपने आप से कोशिश करता तो मुझे मुश्किल लग रहा था, बहुत मुश्किल होता, लेकिन सर ने जैसे पढ़ाया वैसे मैंने पढ़ा, और सर की वजह से आज JRF उत्तीर्ण। ये आपका बड़प्पन है रवि जी, सब ईश्वर की कृपा है, सब पुरुषार्थ है। तो आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ओम नमस्ते, सबको नमस्ते।